हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। इफ यू वांट टू असाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। क्या आपने सीखा? इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं, साइन लाइक ए सन, एक सूरज की तरह चमकना, सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन, पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। ठीक है? अच्छा, सूरज चमकती इतनी जरूर है, दुनिया में सबको रोशनी देती है, लेकिन वह गर्म कितना होती है, कभी सोचे हैं? अगर हम उसके जगह होते तो हम तो जल ही जाते भाई। यानी कहने का अर्थ है कि आप पहले अपने जीवन में खूब परिश्रम करिए, खूब परिश्रम करिएगा ना तो अच्छा खासा आपका भी नाम कहीं ना कहीं होगा। क्या? इसीलिए पहले जलना सीखिए, फिर चमकना जाए। चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या? क्लास 10th हिस्ट्री का जैसे ही पेज पलटेंगे, कौन वाली? तो उनका नाम है भारती भवन। भारती भवन इतिहास का जैसे ही पेज पलटेंगे, फर्स्ट चैप्टर आपको नजर आएगी और उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। एक प्यारी तस्वीर देख रहे हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। इनका नाम है नेपोलियन। ये पूरे इतिहास में, खास करके यूरोप के इतिहास में जो आपने घटना पढ़ी है, इस सब का जन्मदाता यही थे। नहीं, अगर शायद उस समय नेपोलियन नहीं होते तो राष्ट्रवाद उस समय जो आया वो नहीं आ पाता। हो सकता था मे भी आता, बाद में आता नहीं। अर्थात समझिए, तो राष्ट्रवाद के जन्मदाता कौन रहे? नेपोलियन। इससे पहले अंसठ रेनन कहे थे, वो दार्शनिक आदमी थे, लिखने का काम किए थे, आंदोलन करने का काम वो नहीं किए। आंदोलन पूरा इतिहास में कौन कर दिया? नेपोलियन। चलिए, तो कहानी तो आप लोग पूरा सुने ही होंगे। अगर नहीं सुने हैं, नहीं जानते हैं, बस ज्यादा नहीं, आपको कुल 2 घंटे समय देना है या 3 घंटे ज्यादा ज्यादा। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके, यानी कि 4 करके जो है अरे 1 2 3 4, अरे हाँ, अरे बात वही होती भाई। तो कहने का अर्थ है कि उसको देखिए, सारे वीडियो को जब देखिएगा तबे समझ में आएगा क्वेश्चन आंसर। क्योंकि आज थंबनेल आप देख रहे थे, कौन सा थंबनेल है भाई मेरे? तो उसका नाम है लघुत्तरीय। तो लघुत्तरीय क्वेश्चन समझने से पहले चैप्टर समझना होता है, तो समझिए पहले। अच्छा ठीक है, अब देख लिए हैं तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। सब आदमी देख लिए हैं ना वाली वीडियो? अच्छा, देख लिए हैं तो चलिए देखिए। फ्रांसीसी क्रांतियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? देखिए बाजी, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान बढ़ाने के लिए क्या किए थे? देखिए, फ्रांसीसी क्रांति आरंभ होने के साथ ही क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले कार्य किए। पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसियों में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया गया। देखिए, इतना से पहले एक शब्द है यहाँ पर, पितृभूमि और नागरिक, है ना? यानी कहने का अर्थ है कि हम जिस जगह के लोग हैं, जिस देश, जिस राज्य के लोग हैं, तो हम सब आपस में क्या है? एक हैं। अच्छा, आप लोग कभी कभी सुनते होंगे कि हम बिहारी हैं, तो आपको एक फीलिंग होता होगा कि हम लोग आपस में सब भाई भाई हैं। नहीं कहते हैं? कभी कभी आप बाहर जाते हैं, विदेश के देशों में जाते हैं, भले हम लोग बिहार से हैं, एक मतलब जो है कोई आंध्र प्रदेश से है, कोई दूसरा है दिल्ली से है, कोई कलकत्ता से है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? हम सब हिंदुस्तानी हैं। नहीं तो लगता है कि आपस में हम लोग क्या है? एक हैं, एकता का भाव पनपता है। तो क्रांति के समय में वही हुआ कि वो लोग किस शब्द का प्रयोग किए? पितृभूमि का। और नागरिक शब्द का प्रयोग किया कि भाई हम लोग आपस में क्या है? एक हैं। कोई दिक्कत? तो सामूहिक पहचान बढ़ाने के लिए उन्होंने किस शब्दों का प्रयोग किया? पितृभूमि और। अच्छा, आगे सब चलते हैं। नए संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर समानता की स्थापना पर बल दिया गया। राजवंशीय झंडा के स्थान पर राष्ट्रध्वज के रूप में एक नया फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया। देखिए, और एक झंडा कौन बनाया गया? फ्रांसीसी झंडा, नई झंडा बनाया गया जो तिरंगा था, जिसका रंग कैसा था? तिरंगा। क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया था। अच्छा,
तिरंगा कहने का मतलब ये मत समझिएगा कि भारतीय वाला झंडा फहरा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अलग अलग मतलब 3 रंग का झंडा था जो वो अलग अलग रंगों से रंगा गया था। एक केसरिया, उजला और हरा वाला नहीं था, जैसे हम लोगों के यहाँ है झंडा वैसा नहीं था, वहाँ का अलग झंडा था। जैसे अब अपने अपने देश की बात करते हैं अभी वर्तमान में, जैसा झंडा हमारे यहाँ का है जो इस तरह से रहता है, ऊपर में केसरिया, हरा और उजला ऐसे करके रहता है, सुनिए ना। तो ऐसे ही दूसरे दूसरे देश का झंडा जब निकालिएगा ना, तो आपको इंडिया जैसा झंडा आपको दिखाई पड़ेगा। कहिएगा सर कैसे? तो देखिए, हम जब चैनल का मोनेटाइज उस दिन कर रहे थे ना, तो इंडिया हमको सर्च करना था उसमें, तो इंडिया सर्च कर रहे हैं तो पूरा देश का नाम आ रहा था, तब ऐसे 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 करते गए ना, तो हम झंडा पर देखे, हाँ, ये तो इंडिया वाला झंडा है, लेकिन लिखल था दूसरा नाम वहां पर। ओ अच्छा, ये हमारा नहीं है। फिर आगे बढ़े, फिर उसने मिला झंडा, अच्छा वहां पर नाम दूसरा था, बोले ओ रे बाबा, ये पूरा झंडा हमारा वाला ठब सब रख लिया है, लेकिन उसमें चक्र नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो कहने का अर्थ है, समझिएगा कि उसका झंडा कैसा था, तिरंगा था, लेकिन हमारे जैसा नहीं था, तिरंगा था अलग। और साथ ही साथ देखिए, क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को परिभाषित उन्होंने मैंने वहां पर प्रोत्साहन दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन का फाइनल क्वेश्चन, क्या काम से कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान की भावना बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया। तो लिखेंगे, क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान बढ़ाने के लिए सबसे पहले पितृभूमि और नागरिक शब्द का प्रयोग किया। साथ ही साथ जो वहां पर जो राजवंशीय झंडा था, राजा का जो झंडा था, उस झंडा को हटा करके एक फ्रांस की अपनी झंडा लोगों ने विकसित किया, जो देश की झंडा होगी, किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय की झंडा नहीं होगा, वो देश का झंडा होगा, ऐसा उन्होंने बनाया। वहां पर जो क्षेत्रीय भाषा थी अलग अलग राज्यों में, उस सब की जगह पर किस भाषा का प्रयोग करेंगे हम लोग, फ्रांसीसी भाषा, ताकि सब लोगों को लगेगा, फीलिंग होगा कि हम लोग एक देश के वासी हैं। ठीक है, इस तरह से आपसी एकता बढ़ाने के लिए 3 चीज, कौन कौन, पहले तो पितृभूमि नागरिक शब्द का प्रयोग, दूसरा राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग, तीसरा वहां पर भाषा का प्रयोग, ताकि सब लोग कैसा महसूस करेंगे, क्या, जैसे हमारा बिहार का एक अलग झंडा है, मान लीजिए अगर बिहार का हमारा एक अलग झंडा है, तो मान लीजिए बंगाल वाले लोग को महसूस होगा कि हम बिहार के हैं या हम भारत के हैं, नहीं होगा, तब गड़बड़ हो जाएगा। इंडिया का झंडा अगर एक है तो सब लोगों को महसूस होता है कि हम लोग इंडियन हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं आगे क्वेश्चन, राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की क्या भूमिका रही। अब देखिए, क्वेश्चन क्या कहा आपसे कि राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन का क्या योगदान। अरे वही तो पूरा कार्यकर्ता के, पूरा क्या कहते हैं, नाटक के क्या थे, नहीं नहीं, मेन मेन एक्टर, मेन हीरो तो वही थे। अगर वो नहीं होते तो पूरा मामले ही नहीं बनता। क्या हो सकता था कि जनता आक्रोश करती, फ्रांस में हो सकता था चेंजिंग हो जाता, यूरोप के अन्य देशों में चेंजिंग नहीं होता। इन नेपोलियन ही अपने फ्रांस में तो क्या ही, अब फ्रांस के विकास के लिए, राष्ट्रवाद के विकास के लिए वो दूसरे देश जाने लगे, और जैसे दूसरे देश में पांव रखे, ये मामला डिसमिस हो गया और वहीं से कहानी शुरू हो गई। चलते हैं, तो लिखेंगे, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों की महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्गीय परिवेश के बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप में कई राज्यों में नेपोलियन ने अभियानों द्वारा नवयुग संदेश पहुंचाया। देखिए, उन्होंने राष्ट्रवाद को केवल जनमानस तक नहीं रहने दिया, उसको पूरा प्रचार प्रसार कर दिया, और उसके लिए उन्होंने अखबार में, फिर अन्य प्रकार के सड़कों, सब जगह इसका प्रचार प्रसार हुआ। किसका, माने सब लोगों तक पहुंचाया गया। ये बात जो है ना, राष्ट्रवाद की भावना किस तक पहुंचाया गया, सब लोगों तक। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि सब देशों में क्रांति होना शुरू हुआ, वहां के राजा के खिलाफ आंदोलन बढ़ना शुरू हुआ, और धीरे 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 भले उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वही बीजारोपण कौन किए थे, और वही धीरे धीरे राष्ट्रवाद का विकास। चलिए, तो फिर चलते हैं आगे। नेपोलियन जर्मनी, इटली के राज्यों में भौगोलिक नाम की परिधि बाहर से उसे वास्तविक राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ था। आपने पढ़ा था, इटली हो या जर्मनी हो, उस जगह पर गए थे। अब जर्मनी कितने राज्य में बटा हुआ था बताइए,
300 छोटे छोटे राज्य में सब आपस में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। जब नेपोलियन भाई पहुंचे तो क्या किए, 39 राज्यों को मिलाकर के जर्मन राइन संघ की स्थापना किया। भले उनके आक्रमण से कुछ लोगों को दिक्कत हुई थी, वो मैटर अलग सी बातें हैं, लेकिन कुछ लोगों को संदेश ये मिला था कि जब नेपोलियन 39 राज्यों को एक कर सकता है तो हम भी 300 को एक कर सकते हैं। ये संदेश मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? क्या जब वो बाहर से आकर के 39 को एक कर सकता है तो हम 300 को क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा सा संदेश मिला होगा, एक नंबर। दूसरा नंबर, जब नेपोलियन वहां गए थे, आक्रमण किए थे, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे वहां पर कि नेपोलियन के आक्रमण से दुखी हुए होंगे कि बाहर का आदमी है, यानी फ्रांस का आदमी है, जर्मनी पर अभी आया है कि राष्ट्रवाद की भावना का विचार कर रहा है, और यही बहाने धीरे धीरे हमारे यहाँ क्या करेगा, ये पांव पसारेगा। और हो सकता है मे भी अभी तो 39 को पर अधिकार किया है, 300 पर अधिकार कर ले तो हम अंदर में चल जाएंगे। तो इसीलिए नेपोलियन का वहां पर विरोध हुआ। किस बात को लेकर के? देश को बचाने को लेकर के। तो देश बचाना यानी राष्ट्रवाद का विकास होना, चाहे प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो। इस श्रेय किसको गया? नेपोलियन को। भले वो नेपोलियन के विरोध में कर रहे थे, लेकिन देश प्रेम की भावना तो जगी थी उसके मन में। सेम कहानी इटली में, यही कहानी हुई थी कि जब इटली पर उन्होंने आक्रमण किया था तो इटली के कुछ लोगों ने इनका विरोध किया। भले नेपोलियन का विरोध किया, लेकिन उनके मन में क्या था? देश बचाओ, राष्ट्रवाद, है ना। अर्थात राष्ट्र के प्रति उनके मन में प्रेम की भावना जगाई। किसने जगाई भाई? नेपोलियन। तो नेपोलियन का बहुत बड़ा योगदान, अगर शायद नेपोलियन नहीं गए होते उस समय तो ये धंधा कहानी नहीं हुआ होता। किसी को दिक्कत? समझ गए? चलते हैं आगे। देखिए इतिहास है भाई, तो इसको थोड़ा सा मतलब लॉजिक तरीके से सीखिए जो लंबा समय तक याद रहेगा, क्योंकि इतिहास जल्दी याद नहीं रहता है, लोग भूला जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने कोशिश किया है आपको कहानी किस्सा के आधार पर बताने का प्रयास किया है, और उम्मीद है आप लोग समझ भी गए होंगे। हम इतना विश्वास रखते हैं अपने आप पर झूठ बोलते हैं आप, ऐसी बातें नहीं है। कहानी को हमने एक किस्सा के आधार पर सुनाने का प्रयास किया था, तो सब समझ में आया होगा। चलते हैं, वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं। देखिए वियना कांग्रेस, आप कह रहे नहीं समझ रहे हैं, चलिए आप ही से पूछते हैं। अच्छा, वियना कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब? तो हम लोग पढ़े थे, याद होगा, 1815 में, जब नेपोलियन आक्रमण किए थे। कहाँ? वाटरलू के युद्ध में। नेपोलियन तो आक्रमण किए थे, लेकिन उनको घेर लिया कितने देश? अरे ऑस्ट्रिया, ये सब ऑस्ट्रिया था, उसमें फरसा था, जर्मनी थी, इटली थी, नहीं रूस था, ये सब देश उनको घेर लिया। हाँ हाँ, जो भी था सब घेर लिया था। अब ऐसी स्थिति में इनकी क्या हो जाती है? वहां पर मृत्यु होती है। हाँ हाँ, अरे बाद में होती है मृत्यु। और सब मिल करके एक संस्था बनाते हैं जिसका नाम रखा जाता है वियना कांग्रेस। अच्छा, उसके बाद उस संस्था का कुछ नियम कानून बना होगा। कुछ नियम था। पहला नियम क्या भाई? कि फ्रांस ने जो जमीन जीती है, यानी जो प्रदेश जीता है, वो प्रदेश को वापस करना होगा। जर्मनी का जो आपने जीता जर्मनी को दीजिए, नहीं इटली का जो हिस्सा आपने जीता वो इटली को दीजिए। क्या? नंबर एक। दूसरा उन्होंने क्या रखा था कि जो फ्रांस की सेना जिन जिन राज्यों में है, उनकी सेना पर अंकुश लगाई जाए। अंकुश का मतलब रोक, फिर वापस वो फ्रांस जाए, उस जगह को खाली करे। क्या? तीसरा नंबर, कि जहां पर गणतंत्र की स्थापना हो चुकी है, गणतंत्र को समाप्त करके निरंकुश शासन की स्थापना हो। मेन उद्देश्य क्या था वियना कांग्रेस का? कि पूरे यूरोप में निरंकुशवाद स्थापित करना। तो सब जगह फ्रांस में गणतंत्र हो चुका था, तो वहां पर निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो। इसीलिए तो बुर्बो वंश के शासक लुई 18वां को फिर से गद्दी पर बिठाया गया। क्या ये याद नहीं है आपको? अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम क्या कर सकते हैं। अगर हम सिर फोड़ लेंगे तो याद हो जाए तो कहिए हम ही फोड़ लेते हैं। चलिए, देखिए कितना खुश है, ये सब कितना खुश है, बहुत अच्छी बातें हैं। 4 दिन कोचिंग बंद रहेगी तब पता चलेगा तुम्हें। चलिए, वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां थी नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना। देखिए सुनिएगा, नेपोलियन द्वारा जो पराजित राजवंश थे उनको फिर से जगाना।
फ्रांस स्पेन में पुराने पुराने राजवंश को फिर से स्थापित करना, और फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई। इटली के ऑस्ट्रियाई राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस पर वियना व्यवस्था, यूरोप के राजनीतिक परिवर्तन, पुरातन व्यवस्था को बहाल किया गया। यानी कहने का अर्थ है कि 39 राज्य का जो जर्मन राय संघ हुआ था, नहीं, उसको भंग कर देना चाहिए था। लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के मन में तो कुछ और ही चल रहा था ना रे। क्या चल रहा था भाई? क्यों राइन राइन महासंघ पर हमर अधिकार रहेगा। वो 39 को का 39 राज्य का अधिकार किसका? तब मेटरनिक फिर से उकरा अपने अंदर में ले लिया। नेपोलियन को हटा दिया, अपने अंदर में ले लिया। तो ये सब व्यवस्था थी वहां पर। चलिए फिर से समझ लेते हैं एक बार और। लिखेंगे वियना कांग्रेस की उपलब्धियां, तो पूरा लिखिएगा। नेपोलियन, साथ ही यूरोप के अन्य महाशक्ति रूस, ऑस्ट्रिया, इटली इत्यादि राज्यों ने मिलकर वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को पराजित किया, और वहां पर कुछ संधियां की गई, जिनमें निम्न थी। नंबर 1, फ्रांस द्वारा जो जीते गए प्रदेश थे, वह प्रदेश वापस दूसरे देश को मिल जाना चाहिए। नंबर 2, फ्रांस की सेना जिन जिन राज्यों में है, उन्हें उन पर अंकुश लगाई जाए और उन्हें वापस भेजा जाए। तीसरा, नेपोलियन द्वारा जिन राजवंशों को समाप्त कर दिया गया था, पुनः उस राजवंश की स्थापना, निरंकुश राजा की पुनः स्थापित किया जाए। नंबर अगला, जो जर्मन राइन महासंघ था उसको भंग नहीं किया गया, उस पर किसका अधिकार हो गया? मेटरनिक का अधिकार हो गया। इस तरह से पूरे फ्रांस में यूरोप में मेटरनिक व्यवस्था की शुरुआत हो गई। किसके बाद? वियना कांग्रेस के बाद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं, सुनिएगा, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारण और परिणाम। अच्छा, एक चीज बताएंगे, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम हुई थी, जैसे हमारे देश में भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, हम लोग भी लड़े थे, लेकिन हम लोगों की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई हुई थी। हम लोग जो लड़े थे बड़ा लंबा लड़े थे। 190 वर्ष तो ऐसे शासन वो किया था, लेकिन हमारी लड़ाई जो है लगभग 100 वर्ष तक तो लगे समझिए लगातार चला था। क्योंकि देखिए 1757 में पहली बार उन्होंने बंगाल पर अपना अधिकार बिठाया था, पहली बार। इससे पहले ही वो आ चुका था हमारे यहाँ, लेकिन बंगाल पर जो अधिकार जब हुआ ना, प्लासी की लड़ाई के बाद, अंग्रेजों को हम लोगों का पहला अधिकार माना जाता है। और 1757 से बाद एक के बारी 1857 में पहली लड़ाई हम लोग लड़े थे, जिसे सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद फिर बीच में स्थिर मतलब कहानी थोड़ा सा विराम में रही। जब गांधी जी राजनीतिक में आते हैं तब मजा आता है, और लगातार लड़ाइयाँ होने लगती है, और धीरे 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 हम लोग आज़ाद होते हैं 1947 में। यानी कि 1857 से 1947, 90 वर्ष तो लगातार कितनी जाने गई, लाखों लाख लोग मारे गए, इसकी कोई गिनती नहीं थी। ठीक है ना? करोड़ों नहीं, लाखों लाखों रखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग मरे थे। चलिए, तो वो सब कहानी तो हम लोग अगले अगले अध्याय यानी कि अध्याय नंबर 4 में हम लोग करेंगे। भारत में राष्ट्रवाद जो है ना, उसके में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल समझिए, तो जैसे हमारे भारत में अंग्रेजों को भगाने के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई चली थी, सेम कहानी थी यूनान में स्वतंत्रता की कहानी। लेकिन वहां किसको भगाया गया था? तो तुर्की को। किसको भगाया गया था? देखिए, यूनान प्राचीन काल में दार्शनिक के क्षेत्र में, वैज्ञानिक के क्षेत्र में, और व्यापार के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सबके क्षेत्र में वो बहुत आगे था। दुनिया यूनान को बहुत अच्छा मानती थी। ठीक है ना? और इनको यानी यूनान को सभ्यता का पालना भी कहते थे, शायद शायद नहीं, सही बात है। हाँ, तो कहने का अर्थ है कि यूनान तो अच्छा था, लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे उनकी स्थिति कमजोर जैसे होती है, नहीं होता है। एक हमारे बगल में एक व्यक्ति हैं, वो बहुत बीमार हैं, तो वो आए एक दिन हमारे यहाँ, बोले हो क्या कहें, हमको ना सब खींच खींच के ले जाने के चक्कर में है। तो हम बोले कौन हो? तो कहा कि एगो बीपी है, एगो शुगर है, एगो और एगो बुखार है, ये सब ना हमरा पर हावी है। बीपी कहता है जे हमरा इन्हें चल, शुगर कहता है हमरा इन्हें चल, बताइए हम किसके इधर जाएं, सब परेशान कर रहा है हमको। बड़ा कमाल आदमी है, गाना भी गाते हैं। वो गाना बनाए निकाले उस समय,
कि थी, हाँ गाना नहीं नहीं बगल में है, श्याम जी है उनका नाम, श्याम मुरारी जी। वो गाना निकाले, मृत्युक टॉप लागेलू आती कैसे नहीं, मृत्युक उठावा चल कैसे कैसे कर हमको याद नहीं है गाना उनका, बहुत अच्छा गाते थे। थी मंजलिया मंजुलिया कथी कथी क्या था, मंजिलिया मारे लापा लॉप आ मृत्यु टॉप लागेलू मैंने गाना सेट किए थे बहुत अच्छा। जो मरने वाले नहीं होते हैं, जब उसको ले जाते हैं चार गो लोग कंधे पर, तब मंजिल जो जाते हैं मंजिल, तो वही कहते वो पर गाना सेट किए थे, मंजिलिया मारे लापा लॉप आ मृत्यु टॉप लागेलू कैसे कैसे बहुत सुंदर गाना था। नहीं रे हम नहीं लगाए, वही बनाए होते हैं। चलिए वही गाते थे, उनको पूरा याद है, हमको तो तनको नहीं याद है, उनको तो पूरा याद था। आइए किताब की ओर। तो कहने का अर्थ है कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम जब हुई थी, तो जब यूनान की स्थिति कमजोर हुई ना, यूनान की स्थिति कमजोर, तो ऊपर ऑटोमन साम्राज्य माने तुर्की, तुर्की का अधिकार हो गया था। ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिएगा ध्यान से। ए विवेक भाई, हेलो, क्लास में है क्या? नेटवर्क से बाहर हो गया शायद वो। हाँ चलिए लिखेंगे, कैसे लिखिएगा आंसर ध्यान रखेंगे। यूनान प्राचीन काल में दार्शनिक, साहित्य, वैज्ञानिक, व्यापार इत्यादि के क्षेत्र में सबसे आगे था। इन्हें यूरोप के सभ्यता का पालना कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति में जैसे ही कमजोरी आई, उस पर ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हो गया। लेकिन वहां पर एक बात थी कि तुर्की जो है इस्लाम धर्म के समर्थक थे, और यूनान इस्लाम धर्म के समर्थक, वो ईसाई धर्म के समर्थक थे। अब दोनों में एक होना सबसे बड़ी कठिनाई थी। मेन कारण यही था, देखिए ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की, तो तुर्की में कौन था ज्यादा करके, इस्लाम धर्म के समर्थक लोग थे, और यूनान में किसके थे, तो ईसाई धर्म के लोग थे। अब ये दोनों एक होना संभव था ही नहीं, इसी बात को लेकर के वहां पर क्रांति हुई थी। ठीक है, और क्रांति धीरे धीरे, जिसमें प्रारंभ में तो लोग यूनान का साथ नहीं दिए, बाद में सभी लोगों ने यूनान का साथ दिया। देश धीरे धीरे क्या हुआ, तुर्की की पराजय हुई, यूनान का विजय हुआ। चलते हैं सुनते हैं। प्राचीन काल में यूनान एक विकसित देश थी, लेकिन जब इस पर ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की का अधिकार हो गया, तो उसे हटाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया। नहीं हुआ। 1932 में यूनान एक स्वतंत्र और संप्रभु घोषित कर दिया गया। यद्यपि इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय के मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध राष्ट्रवाद की विजय हुई। यूनानियों के विजय से 1830 में क्रांतिकारियों की प्रेरणा मिली। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र में अन्य ईसाई राज्यों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ करने की चाह बनी। क्या समझे आप? नहीं समझे? फिर से अपनी भाषा में समझ लेते हैं थोड़ा सा। कहानी क्या थी कि प्रारंभ में यूनान सबसे ज्यादा ताकतवर देश था, माने दार्शनिक के क्षेत्र में, वैज्ञानिक के क्षेत्र में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन हो सकता है कि मे भी कोई ऐसा राजा हुआ होगा जो राज्य को अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर सका। अब बगल में तुर्की में कोई ऐसा राजा होगा आतंकवादी वाला, वो देखा कि बगल वाला अच्छा है, चलो इसी पर आक्रमण कर दो। तो ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की का अधिकार किस पर हुआ? यूनान पर। वहां के राजा को हरा करके गद्दी पर हासिल कर लिया। अब यूनान में एक चीज का थोड़ा सा डिसमिस हो गया कहानी, क्योंकि यूनान वाले ईसाई थे और तुर्की वाले इस्लाम थे। आई दोनों का बन नहीं रहा था। मेन देखो, मेन कारण यही था उसका, जो किताब में स्पष्ट नहीं किया हुआ है, ऐसे किताब में थोड़ी बातें लिखी हुई है, आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस्लाम और यूनान के ईसाई आपस में धर्म के नाम पर क्या हो रहे थे, लड़ रहे थे, धर्म के नाम पर क्या हो रहे थे, और यही कारण धीरे धीरे वहां पर क्रांति होना शुरू हुआ। प्रारंभ में यूनान का कोई साथ नहीं दिया, ना तो इटली दिया, ना इंग्लैंड दिया, ना फ्रांस दिया, ना रूस दिया, कोई साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुर्की के समर्थक कौन थे? मेटरनिक। अब मेटरनिक समर्थक था, तो मेटरनिक से भाई उलझना तनिक सी बात ना थी, इसलिए कोई साथ नहीं दिया। लेकिन आंदोलन जब तीव्र हुई, तो गुप्त रूप से, चोरी रूप से फ्रांस फ्रांस सुनेंगे, फ्रांस, ऑस्ट्रिया ने, फ्रांस, इटली, जर्मनी साथ दिया। अच्छा क्यों दिया होगा, कोई बता सकते हैं? अरे भाई अभी ना पढ़े हैं,
कि गुप्त रूप से तो संधिया हो ही रहा था। कहाँ? इटली में, जर्मनी में। किसके खिलाफ? मेटरनिक के खिलाफ। सामने कोई नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे अंदरे अंदरे खिलाफ आंदोलन चल रहा था। तो जो जो लोग मेटरनिक के विरोध में थे, वो लोग किसका साथ दिए? यूनान वाले का साथ दिया। कौन कौन लोग? तब फ्रांस तो पहले ही से उसका विरोध था। जर्मनी के कुछ लोग थे, जिसमें आपने बिस्मार्क का नाम आप पढ़े होंगे। उसके बाद इटली में मेजनी का नाम पढ़े होंगे। तो ये लोग किसके खिलाफ थे? मेटरनिक के। तो ये लोग किसका साथ दिया होगा? यूनान को। तो यूनान को जब विदेश का समर्थन मिलने लगा तो जीत गया। हम लोग भी भारत इंग्लैंड वाला से क्यों जीते मालूम है ना? क्योंकि हम लोगों को उस समय जर्मनी, रूस नहीं, जर्मनी, जापान, ये सब हम लोगों को उस समय साथ दे रहा था। ठीक है ना? इसीलिए इंग्लैंड वाले को हम हरा दिए थे। पढ़ेंगे आगे, चलेंगे तो। चलते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का क्या भूमिका? गैरीबाल्डी, तो लिखेंगे गैरीबाल्डी को इटली का एक, हाँ, इटली के एकीकरण का तलवार कहते हैं। जल्दी से ना, चलिए, तलवार कहते हैं। अच्छा क्या बोल दिए? तलवारें ना बोले हैं, सलवार थोड़ी बोले हैं, बट ध्यान दो, तू लोग तार ऐ मुंह बंद। तलवार कहते हैं भाई, आप लोग उल्टा पुल्टा बुला के हैं। चलिए, इटली के एकीकरण में द्वितीय चरण गैरीबाल्डी का था। ध्यान देंगे, इन्हें पूरा क्या युद्ध की नीति के विश्वास करता था। उसने सशक्त युवकों की एक टुकड़ी बनाई जिसका नाम था लाल कुर्ती, और इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर लिया, वहां गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहते थे, परंतु काबुल की अनुमति नहीं थी। समझिएगा, लिखेंगे गैरीबाल्डी बहुत ही बड़े कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे। प्रारंभ में वो मेजनी के विचार के समर्थक थे, और इसलिए उन्होंने कार्बोनरी नामक संस्था के सदस्य भी बने थे। यंग यूरोप, यंग इटली से प्रभावित भी हुए थे, लेकिन बाद में काउंट काबुर के विचार से प्रभावित हुए। उनका मानना था कि अगर इटली का एकीकरण करना है तो इसके लिए ऑस्ट्रिया को हराना बहुत जरूरी, और ये तब होगी जब हमारी अपनी सेना मजबूत सेना होगी और हम आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। इसलिए उन्होंने अपनी युवाओं का एक संगठन बनाया जिनका नाम रखा लाल कुर्ती, और उसको सशक्त माने कि युद्ध की पूरी तैयारी करवाई। ठीक है ना? उन युवाओं को, अब कहेगा सर कितना होगा, 1000 2000? ना 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 ना, पूरा इटली में, जैसे अपने यहाँ जैसे गंगसारा में रखिए, बगल में सराय रंजन में लिखिए, समस्तीपुर में रखिए, ऐसे करके पूरा जगह संस्था था। 150 यहाँ, 150 200 वहां, ऐसे करके लोग थे। और जब लड़ाई की बारी आई तो सबको बुला लिया वहां, चलो भिड़ जाओ आप सब आदमी। नहीं, ऐसे हुआ होगा। तो उसने क्या किया कि इटली में उसने क्या किया, लाल कुर्ती नामक संस्था बनाई, और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जैसे आंदोलन शुरू हुआ तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया जो सिसिली पर अधिकार कर रखा था उस पर इन्होंने आक्रमण किए, यानी दोनों पर लड़ाई हुई उसी के लिए। किसके लिए? सिसिली। वहां पर उसकी हार हुई और गैरीबाल्डी का उस पर अधिकार हो गया। देखिए, जीत होने का मतलब है कि थोड़ी सी सफलता का मार्ग हमारा शुरू हो गया है। अब वहां के बाद ये चाहते थे, गैरीबाल्डी चाहते थे कि वहां पर पोप जो था राजा, उस पर भी हमारा अधिकार हो, आक्रमण कर दें। लेकिन जैसी वो अनुमति मांगे, किससे? काउंट काबुर से। तो काउंट काबुर कहा कि ना 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 ना, रहने दो, अभी अभी समय नहीं है, बाद में होगा। फिर ये बाद में चले गए अपना काम छोड़ करके। तो एकीकरण का वहां से मार्ग प्रशस्त हो गया। धीरे धीरे दूसरे लोग आकर के एकीकरण करते रहे। ठीक है, आगे चलेंगे। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? रक्त और लौ की। कहा जी? अरे वही लौ हुआ, लौह माने लोहा। अरे तलवार से, तलवार माने लोहा। अच्छा सुनिए ना, बातें नहीं लिखेंगे। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने एक नीति अपनाई जिसका नाम था रक्त और लौह की नीति। बड़ा ही कूटनीतिज्ञ आदमी था। विलियम प्रथम वहां के राजा थे, और विलियम प्रथम से एकीकरण संभव नहीं था, तो इसलिए उन्होंने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया।
और जैसे चांसलर नियुक्त किया तो बिस्मार्क ने देखा कि जर्मनी के एकीकरण के दो सबसे बड़ी बाधा है। एक कौन है भाई? ऑस्ट्रिया। और दूसरा कौन है? फ्रांस। अब जब तक ऑस्ट्रिया और फ्रांस को नहीं हराएंगे तब तक हमारा काम नहीं बनने वाला है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने डेनमार्क पर आक्रमण किया और डेनमार्क पर आक्रमण करने से पहले ऑस्ट्रिया से संधि कर लिया। ठीक है, डेनमार्क की जब हार हुई बाद में उन्होंने ऑस्ट्रिया पर लड़ाई कर दिया। लेकिन ऑस्ट्रिया पर लड़ाई करने से पहले फ्रांस, इंग्लैंड और रूस से संधि कर ली थी। तो इसमें ऑस्ट्रिया की हार हुई और अब बच गया फ्रांस की बारी। तो फ्रांस पर जब लड़ाई हुआ तो ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और रूस से संधि कर ली। माने कहने का अर्थ है कि लड़ाई जिसे करना है ओकरा खिलाफ में दूसरा को भड़का के ओकरा से पहले संधि कर लो, दोस्ती, और उसको फुटका के अकेले खूब पीटो। हाँ हाँ देखिए राजुआ भी नहीं होता है, बदमाशी नहीं करिए, बदमाशी नहीं करिए। तो कहने का अर्थ है कि उन्होंने किस नीति का अवलंबन किया था? रक्त और लौह। चलिए, पर्सा का राजा विलियम प्रथम के प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क ने अपना प्रधानमंत्री यानी चांसलर नियुक्त किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधार के द्वारा पर्सा की स्थिति मजबूत की, इसकी सैन्य शक्ति सुदृढ़ हुई। पर्सा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस के साथ युद्ध किया। इससे परिणाम स्वरूप यूरोप के नक्शे में एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। क्या क्या हमने कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि वहां की जर्मनी का मतलब रेल, व्यापार इत्यादि बढ़ाया, आर्थिक उन्नति हुई, सशक्त सेना बनाई। क्योंकि भाई लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए, सेना चाहिए, तो दोनों का उन्होंने प्रबंध किया। इसके बाद उन्होंने क्या कर दिया? बारी बारी से डेनमार्क पर, फिर ऑस्ट्रिया पर, फिर फ्रांस पर 3 युद्ध लड़े और 3 युद्ध के बाद उन्होंने एकीकरण पूरा। चलिए, तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं। उम्मीद है सब लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो कल हम लोग विशेष दीर्घोत्तरीय के साथ आएंगे। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।